न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम सियासी रंग। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की सियासी हलचल और गतिविधियों से रूबरू कराते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कब कहां क्या किस तरह की सियासी उठापटक हुई। राजनीति के शतरंज पर ऐसी कौन सी नई बिसात बिछी जो सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा के केंद्र में रही, बहस का मुद्दा बनी और फिर तेज होती गई क्रिया प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप की जंग, सियासी रंग। नैनपुर के कान्हा प्रवास पर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने किसान कानून को लेकर बड़ा बयान दिया। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का कहना है, अगर लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष मजबूत होता तो किसान बिल पास नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ उनका कहना है कि किसान बिल के लिए संसद में कांग्रेस और विपक्ष ने लगातार इसका विरोध दर्ज कराया था, लेकिन नियमों कानूनों के साथ ही मर्यादाओं को ताक पर रखकर इस बिल को पास करा दिया गया है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान पर निशाना साधते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान लोगों को 10 फीट जमीन के नीचे डालने की बात कर रहे हैं, जिसका न तो उनके पास अधिकार है और न ही संविधान इसकी अनुमति देता है। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में सरकार वो बनती है जिसे जनता चाहती है। राकेश टिकैत जी ने अगर हमें उतना बहुमत दिलवाया होता कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष के शक्ति से लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन के काम करते तो शायद ये बात नहीं हो पाती। लेकिन अगर कमजोर विपक्ष चुना है तो चुना किस जनता ने चुना है, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा में डटकर मुकाबला किया। लेकिन अगर डिप्टी चेयरमैन, सभापति हमारी बात सुनने तैयार नहीं, नियमों का पालन करने तैयार नहीं, संवैधानिक, लोकतांत्रिक और हमारे जो लोकसभा के नियम और कानून हैं उनसे हटकर वोटिंग तक ना कराए तो क्या कहिएगा। खबर पर बात करेंगे। राजेश सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश स्टेट हेड राज्य दिग्विजय सिंह को लेकर बात की जाए, कोई नई बात नहीं है जब वो विपक्ष पर निशाना साधते हैं। एक चट परिचित अंदाज में जिस तरह से वह आरोप लगाते दिखाई देते हैं, तंज कसते दिखाई देते हैं। किसान कानून को लेकर भी आज उन्होंने बात कही, बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर निशाना साधा। किस तरह देखें इन बातों को? देखिए कमल, निश्चित तौर पर कृषि कानूनों को लेकर पूरे देश में जिस तरह से आंदोलन लगातार जारी है, कई दौर की वार्ता केंद्र सरकार की तरफ से प्रस्तावित हो चुकी है, लेकिन अभी नतीजा कुछ नहीं निकला। लगातार जो किसान हैं वो डटे हुए हैं दिल्ली बॉर्डर या दिल्ली में या फिर दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में, और यही कारण है कि कांग्रेस लगातार किसान कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर भी आई है। और आज जिस तरह से दिग्विजय सिंह राज्यसभा सांसद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और नैनपुर के कान्हा प्रवास पर वो इस समय हैं, और वहां पर जब उनसे बात की गई तो जिस तरह से उन्होंने कहा कृषि कानून को लेकर, एक तो जिस तरह से उन्होंने ये बताया कि राज्यसभा और लोकसभा में जो सदस्य संख्या है विपक्ष की वो कम है और यही कारण है कि जो बिल है वो दोनों सदनों से पास हो गया। इसके अलावा अगर बात की जाए किसान बिल के को लेकर कि उन्होंने जिस तरह का नियम कानूनों के साथ मर्यादाओं को भी ताक पर रखा गया है केंद्र सरकार के द्वारा और ये बिल पास करा लिया गया है। तो कुल मिलाकर यही है कि दिग्विजय सिंह लगातार हमलावर रहे हैं मोदी सरकार पर, बीजेपी पर, और एक बार फिर आज वो निशाना साधते हुए नजर आए कृषि बिल, कृषि कानून को लेकर। जिस तरह से हवाला उनका था कि केंद्र सरकार ने और मनमानी से मर्यादाओं को ताक पर रखकर नियम कानूनों की अवहेलना कर इस बिल को पास कराया है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ये भी मर्म साफ दिखा कि जिस तरह से जो विपक्ष की हालत है या फिर जो कांग्रेस की हालत है, चाहे लोकसभा की बात कर ले चाहे राज्यसभा की बात कर ले, जो सदस्य संख्या है और फिर किसी भी कानून को पास कराने में अगर विपक्ष नहीं चाहता तो उतना संख्या बल भी होना चाहिए, वो नहीं है। और ये तमाम सारी चीजों का जिक्र दिग्विजय सिंह ने कहा है और कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक बार फिर कृषि कानूनों का विरोध और दूसरी तरफ मोदी सरकार पर निशाना। चलिए, तमाम के लिए आपका शुक्रिया राय जी।
मनी लॉन्ड्रिंग पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि जिसने भ्रष्टाचार किया है वो बचेगा नहीं। इससे पहले जनता का पैसा नेहरू परिवार पर खर्च हुआ, जो भी दोषी होगा उसे मध्य प्रदेश में बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारियों और नेताओं से पूछताछ पर उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में जांच की एक प्रक्रिया होती है, उसका पालन होगा। दिग्विजय सिंह पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश की स्थिति को बद से बदतर कर देश में आतंक को संरक्षण देने का काम किया है। दिग्विजय सिंह जी को मालूम है कि कांग्रेस में और मध्य प्रदेश में उनकी स्थिति बद से बदतर है, इसलिए आप लोगों का मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए वो ऐसे विवादास्पद मुद्दे उठाकर समाज में विघटन पैदा करने की कोशिश करते हैं। लोकतंत्र में जनता के दरबार में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि किसी व्यक्ति का एक्सेप्टेंस चुनाव के रिजल्ट से पता लगता है। भोपाल में 3.5 लाख वोटों से वो हारे। कांग्रेस की सरकार गिरी तो कांग्रेस के वो विधायक जो नाराज होकर बेंगलोर गए थे और बाकी स्थानों पर गए थे, उन्होंने कहा था कि इस पूरे असंतोष के पीछे दिग्विजय सिंह जी हैं। इस देश में कभी भी आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात आती है तो अग्रसर के रूप में दिग्विजय सिंह जी आगे आते हैं। इस देश में जब भी अनाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार की बात आती है तो उनको संरक्षण देने का काम दिग्विजय सिंह जी करते हैं, और हम उनकी टिप्पणी पर टिप्पणी करके अपना समय बर्बाद करें, मुझे नहीं लगता ये उचित है। खबर और बात करेंगे। फिर हमारे साथ जुड़ गए राय सक्सेना मध्य प्रदेश स्टेशन। राय जी, पुरानी बातों को लेकर और जिस तरह का माहौल मध्य प्रदेश में सियासत को लेकर देखने को मिल रहा है, और इस पर जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी मध्य प्रदेश में सियासत का एक बड़ा सबब बनता दिखाई दे रहा है, इस पर शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने तंज कसा है और दिग्विजय सिंह को कांग्रेस को लेकर भी जो आरोप लगाए, क्या कहें इसे लेकर? देखिए, जिस तरह से आज शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने तमाम मसलों को लेकर जो कुछ कहा, जो कुछ उन्होंने बयान दिया। एक तो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जिस तरह से उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार जो करेगा वो बचेगा नहीं, और दूसरी तरफ कटाक्ष भी कि जनता का पैसा नेहरू परिवार पर खर्च हुआ। दूसरी तरफ जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की हम बात करें या भ्रष्टाचार को लेकर हम बात करें, जो फिलहाल ही में इस तरह से बात सामने आई, सरकार की तरफ से कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में अगर किसी तरह की प्राथमिकी दर्ज होती है तो उस किसी भी तरह की जांच से पहले, चाहे लोकायुक्त हो चाहे ईओडब्ल्यू हो, उसको सरकार से परमिशन लेना होगा, उसको सरकार के सामने वो तमाम सारी दलीलें रखना होगी, और फिर लगेगा तो उसके बाद किसी पर अगर भ्रष्टाचार का मामला है, बनता है, तो फिर वो आगे की कार्रवाई उस जद में आएगा लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू को लेकर। तो इसको लेकर जिस तरह से उन्होंने कहा कि कोई भी दोषी है वो बचेगा नहीं, सरकार पूरी तरीके से इस मामले में गंभीर है। अधिकारियों और नेताओं से पूछताछ पर उन्होंने किसी भी मामले में जांच की है कि प्रक्रिया होती है, उसका पालन होगा, उसी पालन के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो तमाम तरह के चाहे सवाल थे दिग्विजय सिंह को लेकर, जिस तरह से उन्होंने कहा कि कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेता, और तमाम तरह की दलीलें उन्होंने दिग्विजय सिंह को लेकर दी, और कहीं ना कहीं कि उन पर बात करना समय जाया करना है। तो कुल मिलाकर खास तौर पर जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है या जो भ्रष्टाचार को लेकर सरकार का जो फैसला है कि किस तरह से अगर लोकायुक्त या फिर ईओडब्ल्यू जांच करेगी तो उससे पहले कैसे परमिशन लिया जाना लेगी, ये तमाम सारी चीजें हैं जिसको उन्होंने साफ तौर पर सरकार ने जो एक व्यवस्था दी है उसकी पैरवी की है, और कहा है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन एक नियम प्रक्रिया कर। चलिए, जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका धन्यवाद है। धान खरीद में आगामी दिनों होने वाली परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री निवास पर आपात बैठक बुलाई गई। दरअसल सोसाइटी में धान लगातार जाम होता चल रहा है, लेकिन धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। दूसरी ओर केंद्र एफसीआई को छत्तीसगढ़ से चावल खरीद करने की अनुमति नहीं दे रही, जिसकी वजह से आने वाले समय में धान खरीद में कई तरह की व्यवधान उत्पन्न होंगे। इसे लेकर आपात बैठक में फैसला लिया गया है कि धान खरीद को लेकर किसान संगठन के साथ मंत्रालय में अहम बैठक की गई। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि मौजूदा हालत को लेकर सीएम ने पीएमओ से भी बात की है, अगर जरूरत पड़ी तो पूरा मंत्रिमंडल केंद्र सरकार से चर्चा करने दिल्ली भी जाएगा। केंद्र सरकार की जो बातें होती हैं
कि किस लिए अभी ये मामला लंबित हो रहा है। हम तो केंद्र के बिहाफ में ही धान की खरीदी करते हैं ना, और उसको भी अगर वो अनुमति नहीं शुरुआत करेंगे, हमारे किसानों के सामने तो बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा और सरकार के सामने भी संकट है। हम लगातार धान खरीदी के लिए हमने प्राइमरी सोसाइटियों का केंद्र बढ़ाया, लेकिन इसके बावजूद भी अगर चावल नहीं लिया जाएगा तो सभी हमारे जो संग्रहण केंद्र हैं, धान खरीदी केंद्र हैं, सब जगह धान जाम होने की स्थिति है। छत्तीसगढ़ के किसानों की धान खरीदी को क्यों प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, प्रश्न चिन्ह ये है। इसी के सिलसिले में छत्तीसगढ़ के समूची सक्रिय किसान संगठनों से हम कल चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। खबर पर बात करेंगे। निधि प्रसाद हमारे साथ जुड़ गई हैं, रायपुर संवाददाता। निधि, धान खरीद तो सिस्टमेटिक तरीके से चल रही है, इसको लेकर दावे किए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, लेकिन धान खरीद हो गई और धान का स्टॉक ओवर होता दिखाई दे रहा है और केंद्र सरकार जिस तरह से एफसीआई को निर्देश नहीं दे रही है, इसकी अनुमति नहीं दे रही है कि धान को उठाया जाए, इसको लेकर कई परेशानियां अब छत्तीसगढ़ में देखने को मिलने लगी और ऐसे में आपात बैठक बुलाई गई। किस तरह देखिए इसको? बिल्कुल निश्चित तौर पर धान खरीदी एक बड़ी समस्या थी। पहले बारदानों की जो उपलब्धता थी वो केंद्र द्वारा नहीं प्रचुर मात्रा में कराई गई, ना ही उसे समय पर दिया गया, जिसकी वजह से पहले ही धान खरीदी में लेट लतीफी हुई। पर आखिरकार धान की खरीदी शुरू हुई। उसके बाद अब तक की अगर हम बात करें तो धान खरीदी के तिथि से लेकर अब तक के राज्य सरकार 45 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कर चुकी है। और अब एक बड़ी परेशानी ये हो रही है कि सोसाइटियों में जो धान है वो लगातार जमा हो रहा है। कस्टम मिलिंग के लिए मिलर्स के पास जो चावल बनाए जा रहे हैं वो जमा होते जा रहे हैं, जिसका कारण ये है कि केंद्र सरकार ने अब तक एफसीआई को चावल खरीदने की अनुमति नहीं दी है। और इन सारी परेशानियों की वजह से अब इसका सीधा असर जल्द से जल्द अगर एफसीआई चावल की खरीदी नहीं करती है तो धान खरीदी पर पड़ सकता है। और अगर हम बात करें तो आज ही मुख्यमंत्री देवास में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, कृषि मंत्री अनिला भेड़िया, मोहम्मद अकबर, सभी मंत्रियों की आपातकालीन बैठक ली गई है और निर्णय ये किया गया है कि कल मंत्रालय में किसान संगठन के साथ एक बड़ी बैठक की जाएगी और उसमें इस धान की खरीदी को लेकर संपूर्ण तरीके से चर्चा की जाएगी। इसके बाद ही फैसला ये भी लिया गया है कि अगर जरूरत पड़े तो दिल्ली जाकर केंद्र सरकार से बात भी राज्य सरकार करेगी और छत्तीसगढ़ का पूरा मंत्रिमंडल इस विषय में चर्चा करने दिल्ली रवाना होगा। केंद्र सरकार से मुलाकात कर वो बात करेगा कि आखिरकार एफसीआई चावल की खरीदी क्यों नहीं शुरू कर रही है, क्योंकि चावल की खरीदी नहीं हो रही है तो धान खप नहीं पा रहा है और धान खप नहीं पा रहा है तो निश्चित ही आने वाले समय में जो अन्य और खरीदी जारी रखनी है उसमें बिल्कुल इसका प्रभाव पड़ सकेगा और लगातार जो सोसाइटियों का धान है वो एक तरह से जाम हो गया है। जी चलिए, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया निधि। कोरोना के नए स्ट्रेन की एंट्री को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक पारा चढ़ता दिखाई देने लगा है। एक तरफ सरकार व्यवस्थाएं जुटाते हुए कोरोना के बढ़ने को लेकर केंद्र पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी भी नए स्ट्रेन से लोगों की रक्षा करने में सरकार को नाकाम बता रही है। दरअसल कृषि मंत्री के मुताबिक केंद्र सरकार ने कोरोना को गंभीरता से नहीं लिया था, इस वजह से पूरे देश में संक्रमण फैला है, लेकिन अब नए स्ट्रेन को लेकर गंभीर होने की जरूरत है। कृषि मंत्री के इस बयान पर बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि कोरोना से प्रदेश में लगातार मौतें हो रही हैं। संक्रमण से निपटने के लिए स्वास्थ्य कर्मचारी तो पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो साधन और सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। आपको बता दें, कोरोना के नए स्ट्रेन की जांच के लिए 70 लोगों के सैंपल पुणे भेजे गए हैं। इनमें 10 सैंपल ब्रिटेन से छत्तीसगढ़ लौटे भारतीयों के हैं। वायरस की चर्चा हो रही है, देश में उसका आगमन हो चुका है और सबको गंभीरता से लेना चाहिए। हम लोगों ने तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में इसकी चर्चा की और छत्तीसगढ़ में लगभग जिन लोग यूके से लौटे हैं उसको चिन्हित किया हुआ है। उसके बावजूद भी कहीं ऐसी स्थिति मिलेगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार, हमने विधानसभा में भी उठाया इस बात को कि हम हमारे जो कोरोना के संक्रमण से निपटने के लिए स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो तो पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं, हम उनको बधाई देना चाहते हैं, परंतु सरकार की तरफ से जो एफर्ट्स होना चाहिए
जो उनको साधन सुविधा मुहैया करानी चाहिए, वो साधन सुविधा सरकार मुहैया नहीं करवा रही है। अब और बात करेंगे निधि प्रसाद, एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गई हैं रायपुर संवाददाता। निधि, छत्तीसगढ़ में सियासत जिस तरह से होती दिखाई दे रही है उसको देखकर यही कहा जा सकता है कि मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन जिस तरह से कोविड-19 संक्रमण फैलता दिखाई दिया, शुरुआती दौर में छत्तीसगढ़ में 36 मरीज पाए गए, उसको लेकर सियासत होती दिखाई दी। व्यवस्थाओं को लेकर बात की जाए या अन्य बातों को लेकर जो कोविड से जुड़े हुए उनको लेकर बात की जाए तो लगातार राजनीति होती दिखाई दी है। लेकिन अब नए स्ट्रेन, जिस तरह से ब्रिटेन में खबर आई है कि नए स्ट्रेन अब कोरोना का आ गया है, तो उससे संबंधित बातों को लेकर भी अब छत्तीसगढ़ में सियासी पारा सर्दियों में चढ़ता दिखाई दे रहा है। क्या कहें? निश्चित तौर पर पहले कोरोना और अब कोरोना स्ट्रेन 2, इसने अब लोगों को परेशान कर रखा है। अगर हम बात करें तो देश विदेश में भी हम ये खबरें सुन रहे हैं कि लगातार ये तो कोरोना स्ट्रेन 2 हम जो सुन रहे हैं, इसका फैलाव भी नॉर्मल कोरोना से ज्यादा है, यानी कि संक्रमण का खतरा भी ज्यादा है। तो इसके लिए अब छत्तीसगढ़ में भी सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर ली है। अगर बात की जाए तो एम्स में भी 350 बेड जो है अलग से इसके लिए बुक कर दिए गए हैं कि अगर इस बीमारी का फैलाव यहाँ होता है तो उसके लिए पूरी तत्परता के साथ राज्य सरकार बिल्कुल मुस्तैद रहे। लेकिन वहीं अगर हम व्यवस्थाओं को लेकर बात करें तो हाल ही में जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री और कृषि मंत्री ने जानकारी दी है कि कोरोना के स्ट्रेन 2 को लेकर हम काफी गंभीर है। जिस तरह कोरोना को लेकर हम गंभीर थे, वैसे ही कोरोना स्ट्रेन 2 की जो तैयारी है वो राज्य सरकार द्वारा पहले से ही कर ली जा रही है। और इसके साथ जो भी व्यक्ति ब्रिटेन से लौट रहे हैं उनको रेखांकित किया जा रहा है, चिन्हांकित किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह से वो किसी अन्य जगह ना जा पाए। उनके आइसोलेशन की व्यवस्था की जा रही है और नॉर्मल कोरोना के जो व्यक्ति थे उन्हें जहां रखा जाता था उन्हें काफी अलग जगह रखा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर अगर हम बात करेंगे तो अब इसको लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष में हमें सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है, जहां एक और राज्य सरकार कोरोना स्ट्रेन 2 से लड़ने के लिए गंभीर दावे कर रही है कि हम इससे लड़ने के लिए तैयार हैं, तो वहीं बृजमोहन अग्रवाल द्वारा ये पलटवार किया गया है इस पर कि नॉर्मल जो कोरोना के संक्रमित व्यक्ति हैं वो 2 लाख के पार चले गए हैं। और इसके साथ ही अगर बात करें तो पिछले 3 दिनों में 35 से ज्यादा मौतें कोरोना की वजह से हो गई है। तो नॉर्मल कोरोना को तो ये सरकार कंट्रोल कर नहीं पा रही है, तो स्ट्रेन 2 का किस तरह से ये व्यवस्था करेंगे ये देखने वाली बात हो। तो अभी फिलहाल स्ट्रेन 2 छत्तीसगढ़ में नहीं पहुंचा है, लेकिन स्ट्रेन 2 को लेकर तकरार की स्थिति जो है वो छत्तीसगढ़ में। चलिए, बिल्कुल ये तकरार आगे बढ़ती है या फिर कोई समाधान, कोई व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है या फिर विपक्ष का वही रुख देखने को मिलेगा जो अक्सर अपनाता दिखाई दिया, मुद्दों को लेकर सियासत होती है यहाँ पर दिखाई दी। तमाम बात के लिए आपका धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चिट्ठियों का दौर शुरू हो चुका है। पूर्व नौकरशाहों के बाद अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र लिखकर अपने अधिकारों की सुरक्षा की गुहार लगाई है। लल्लू ने कहा, बीते 1.5 साल से 48 बार मेरी गिरफ्तारी हो चुकी है। 12 से 48 घंटे तक कई बार नजरबंद किया गया। कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस समारोह पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाने से रोका गया। ये लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। अगर ऐसा फिर किया गया तो सरकार के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। राजू हमारे साथ जुड़ गए हैं, लखनऊ संवाददाता। राजू, जिस तरह से पत्रवार की शुरुआत आज बड़ी यहाँ पर होती थी, पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों ने जिस तरह से सीएम योगी को लव जिहाद कानून अध्यादेश को लेकर पत्र लिखा, उसके बाद लग रहा है कि पत्रबाजी का जो दौर है वो चल पड़ा है। अब उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बात की जाए तो अजय कुमार लल्लू ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र लिखकर अधिकारियों उनके खुद के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर गुहार लगाई है। किस तरह देखें इस पत्रकार को? राजनीति की बात करें, कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से देखा जाए अलग मोड़ दिखाई दे रहा है। पर आज की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो खिलाफ चिट्ठियों का दौर जो शुरू हो गया है, पूर्व में जो नौकरशाहों की बात करें, पूर्व IAS है, IPS जो अधिकारियों के पास, अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, कहीं ना कहीं देखा जाए कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सदियों से नहीं है। वो कहीं ना कहीं अधिकारियों की बात करें, कभी वकालत करने की बात करें, किसानों की वकालत करने की बात करें, अन्य लोगों की या जाति समीकरण को लेकर बात करें, सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं वो सरकार को कटघरे में खड़े करने की बात करती है। अजय कुमार लल्लू की अगर बात करें तो उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बात करें और राज्यपाल आनंदीबेन उत्तर प्रदेश की जो
राज्यपाल महोदय हैं उन पटेल को उनको भी पत्र लिखकर अपने अधिकारों की सुरक्षा की गुहार लगाई है। लेकिन अजय कुमार लल्लू की अगर बात करें तो बीते 1.5 साल में 48 बार गिरफ्तारी हो चुकी है। 12 से 48 घंटे तक कई बार नजरबंद किया गया है। कांग्रेस 136 पे स्थापना दिवस की अगर बात करें कमर तो यहाँ पर समारोह पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाने से रोका गया। ये लोकतंत्र के अधिकारों का हनन कानूनों में अगर ऐसा फिर किया गया तो सरकार के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे और योगी के खिलाफ कार्रवाई लेटरवार करेंगे। लेकिन कमर खान ये उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर बात करें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी जो राजनीति है वो एक चरम पर है। उत्तर प्रदेश की अगर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की यहाँ पर बात कर लें, यहाँ पर बसपा मायावती सुप्रीमो की अगर बात कर लें, कहीं ना कहीं योगी सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने की बात करती है। लेकिन कमर खान मैं आपको बता दूं 2022 का चुनाव नजदीक है। कोई अधिकारियों को लेकर वार करेगा तो कोई गन्ना किसानों को लेकर वार करेगा। यहाँ देखा जाए उत्तर प्रदेश की अगर बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने नोडल अधिकारी की बात करें संजय भूस रेड्डी को अपने ही गृह जनपद गोरखपुर में भेजा था किसानों की समस्या सुनने के लिए, किसानों को किसी तरीके की तकलीफ ना हो। और दूसरी तरफ अगर अधिकारियों की अगर बात करें जी तो संदीप सहगल को बरेली भेजा गया है। तमाम अधिकारियों को नोडल बना के भेजा गया कि किसानों की समस्या सुनते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो मोदी सरकार किसानों का जो बिल है उसको वापस लेना नहीं चाह रही है, पर किसान धरने पर है। जिस तरीके से धरना प्रदर्शन अब देखना होगा योगी आदित्यनाथ और मोदी सरकार पर कितना किसान भारी पड़ेंगे या अजय कुमार लल्लू जो वकालत करते हैं वो कितना भारी पड़ेगा, ये तो 2022 के चुनाव में आगे पता चलेगा। चलिए बिल्कुल बिल्कुल राजीव, जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। सियासत में फिलहाल इतना ही। हर एक अपडेट्स और ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।